तो भारत अपना एक मिनी स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की ओर बढ़ चुका है। ऐसी खबरें आ रही है कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा क्लियरेंस दे दिया गया है। इसके 60 यूनिट्स खरीदे जाने की बात हुई है। तो इसी पे आज का डिस्कशन रहेगा। शॉर्ट प्रेजेंटेशन है, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम कह सकते हैं दिस इज द डॉन ऑफ इंडियाज अनमैन्ड स्ट्राइक फोर्स, यानी कि हमारा जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का जो फ्लीट है, जो कि फिलहाल बहुत छोटे ड्रोन्स और नॉट सो लाइक फाइटर जेट कैटेगरी के ड्रोन्स नहीं है, उस टाइप के ये ड्रोन्स है। तो अब हम उससे आगे बढ़कर काइंड ऑफ फाइटर जेट कैटेगरी के ड्रोन्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि फ्यूचर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने घातक यूकैफ के लिए क्लियरेंस दी है, मंजूरी दी है। तो बेसिकली ये एक एम्बेडेड विंग बॉडी स्टेल्थ डिज़ाइन है, रडार एब्जॉर्बेड कोटिंग है, हर तरीके के जो नॉर्मल फाइटर जेट में एक एडवांस एवियोनिक्स पैकेज रहता है वो है। वेपन इंटरनल वेपन्स बे है, यानी कि आपके सारे वेपन्स जो है वो बॉडी के अंदर एम्बेडेड रहेंगे, कोई भी वेपन बाहर हैंग नहीं करेगा। और ऑब्वियसली एक लो ऑब्जर्वेबल एग्जॉस्ट सिस्टम है, यानी कि आपका जो इंजन है वो बॉडी में एम्बेडेड रहेगा, वो डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं। सो मूविंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टू डेडिकेटेड यूकैफ स्ट्राइक आर्म। सो पहली बात तो ये है कि इसका जो एक फर्स्ट ऑटोनोमस फ्लाइंग टेस्टिंग था जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो 2022-23 के अराउंड हुआ था। उस मॉडल को हम स्विफ्ट कहते हैं। वो आपका एक बहुत ही मिनिएचराइज्ड मॉडल था। अब 2-3 साल बाद जाके इसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा क्लियरेंस दी गई है। ये क्लियरेंस जो है वो 60 यूनिट्स के लिए दी गई है। और 60 यूनिट्स अगर हम देखें तो ये करीबन 2-3 स्क्वाड्रन के अप्रॉक्सीमेट आता है, इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम ये अस्यूम करें कि इंडियन एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 या फिर थोड़े ज़्यादा 22 भी हो सकते हैं, तो उतने फाइटर जेट्स होते हैं। तो फंडिंग जो है वो फिलहाल जो पूरा प्रोजेक्ट है वो डीआरडीओ और बाकी जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके इंटरनल फंडिंग से चल रहा था। एंड इसके बाद हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होकर एक्चुअल जो फंडिंग लगती है फ्रॉम एमओडी वो अब आना स्टार्ट होगा। और फैब्रिकेशन जो है, ये कहा जा रहा है कि इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट एचएएल का प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो इसमें भी एक डीसीपीपी सिलेक्ट किया जाएगा और वो मोस्ट पॉसिबली एक प्राइवेट सेक्टर फर्म ही होगा। अब बात ये आती है कि ये कैसे हमारे लिए एक गेम चेंजर है। तो पहली बात तो है कि कई बार आपने कई लोगों से सुना होगा कि भारत को एक डेडिकेटेड फाइटर बॉम्बर की ज़रूरत है, लाइक दी B2 स्पिरिट या फिर B21 बॉम्बर। बट जो जो आपका बॉम्बर का फिलोसॉफी होता है उसको एक ये रहता है कि उसको बहुत दूर आपको फ्लाई करके जाना है और आपके टारगेट पे जो भी पेलोड है वो डिलीवर करके आना है। बट हमारे केस में हमको जो भी डिलीवर करना है वो मोस्ट केसेस में हमारे आसपास ही है। हमको एकदम वर्ल्ड के दूसरे कोने पे जाके चीज़ें ड्रॉप नहीं करनी है। तो उस केस में हमको उस लेवल के, उस साइज़ के फाइटर बॉम्बर्स की ज़रूरत नहीं है। बट इसका मतलब क्या ये है कि हमें बॉम्बर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है? तो वो भी कहना गलत होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा जो घातक यूकेएव है वो एक प्रॉपर सोल्यूशन है फॉर अ मिनिएचराइज्ड बॉम्बर। अब क्यों मैं कह रहा हूँ ये तो एक ड्रोन है कि भाई ये तो एक छोटा मोटा सा ड्रोन होगा, बात ये नहीं है ये छोटा मोटा ड्रोन है, ये एक प्रॉपर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट एट दिस पॉइंट एक बॉम्बर के, डेडिकेटेड बॉम्बर के कंपैरिजन में जो यूकैव रहेगा वो बहुत कम दाम में आएगा। नीडलेस टू से इसमें कोई पायलट नहीं होगा, तो पायलट की जान को खतरा नहीं रहेगा। प्रॉपर स्टेल्थ है, यानी कि एक कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी है। और सॉम और सैचुरेशन कैपेबिलिटी भी रहेगी मेरे ख्याल से। सैचुरेशन हम इसके थ्रू नहीं करेंगे, बट यस एक सॉम में ऑपरेट करना या फिर एक सीसीए यानी कि कोलैबोरेटिव या फिर मम्टी टाइप के एनवायरनमेंट में एक कोलैबोरेट करने की कैपेबिलिटीज़ इसमें रहेगा। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सुपर पावर वाली जो बात रहती है कि बड़े बड़े बॉम्बर फ्लीट, महंगे बॉम्बर फ्लीट हम ऑपरेट करेंगे, और वो वाली बात अप्रोच को हम ना लेते हुए भारत ये ले रहा है कि हम एक अफोर्डेबल बॉम्बर फ्लीट बनाएंगे जो एक डिसेंट पेलोड के साथ और एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ पंच डिलीवर कर सकता है। सो थिएटर लेवल पे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दोनों साइड की, यानी कि आपके वेस्टर्न और आपके ईस्टर्न साइड में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, ये अगर हम अपने एकदम वेस्ट के बॉर्डर यानी कि वेस्टर्न इंडिया के बॉर्डर्स पे सटे एयर बेस पे ये लगाए तो इट कैन ईजिली कवर द एंटायर पाकिस्तान। एंड अगर हम अपनी ईस्टर्न बॉर्डर के फ्रंट लाइन एयर बेसिस पे लगाए तो जो आपका टिबेटियन रीजन है, टिबेटियन ऑटोनोमस रीजन है, उसको ये अच्छे से कवर कर पाएगा। तो कहने को इसका जो रेंज है ये 1000 से 1500 किलोमीटर तक का रहेगा। इसका जो एग्जैक्ट चाइनीज़ कंटेम्प्रेरी जो ड्रोन है वो है GJ11। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसकी इस प्लेटफॉर्म को ढंग से समझेंगे। तो
13 टन क्लास का ये ड्रोन है। इसका टोटल M2 यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यानी कि अपना वेट प्लस हथियारों का वेट मिला के इसका वेट 13 टन क्लास का आता है। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मैं बताना चाहूँ तो LCA का M2 13.5 टन है। तो यानी कि ये जितना ये इसका साइज़ होगा, जितनी इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, वो लगभग लगभग LCA तेजस मार्क 1 के बराबर आएगी। ज्योमेट्री वाइज भी 12 टू 14 मीटर का लेंथ है, 14 टू 18 मीटर का विंग स्पैन है। तो उस हिसाब से भी ये कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है। स्टेल्थ फीचर्स जो सर्पेंटाइन इनटेक रहता है कि आपका जो इनटेक है वो ऐसे एस शेपेड में रहता है कि जो रेडार रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली इंजन से रिफ्लेक्ट होके ना जाए और वो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फ्लाइट एनवेलप जो है वो 9000 टू 13000 मीटर का रहेगा। फिर इसके साथ इसमें एक मम्टी या फिर CCF वाली कैपेबिलिटी भी रहेगी, यानी कि ये इसको दूसरे फाइटर जेट से कंट्रोल किया जा सकेगा। फॉर एग्जांपल तेजस मार्क 2 मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रफाल एंड सुखोई 30 MKIs। तो ये हमारा एक बॉम्बर रोल की तरह रहेगा, इसलिए आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स बहुत ज़्यादा होंगे नहीं, हो सकते हैं, बट इसका रोल मोस्टली ग्राउंड अटैक और आपके सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के रोल में देखने को मिलेगा। तो आपको ये एक लॉयल विंगमैन से ऊपर, मतलब ऑलरेडी हम कैट्स वॉरियर और कैट्स वॉरियर मैक्स पे काम कर रहे हैं, बट ये ड्रोन जो है वो कैट्स वॉरियर से काफ़ी बड़ा ड्रोन है। सो कैपेबिलिटी रहेगी, बट इन इफेक्ट ये एक काफ़ी ज़्यादा बेटर केपेबल ड्रोन है। और इसका कैपेबिलिटी, इसका फंक्शन जो होगा वो सिर्फ एज अ फाइटर का विंगमैन नहीं होगा, बट इट विल बी लाइक अ प्रॉपर फाइटर जेट जिसको सामने जाके एक बहुत ही अच्छा खासा पंच डिलीवर करना है। तो बेसिकली ऑटोनोमस डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहेगी कि ये जो आपके सामने HQ9 नेटवर्क्स है, चाइनीज़ S400 है, उसको ये काउंटर करे। उसके बाद AI इनेबल्ड रहेगा। आजकल एनीवे सारे ड्रोन्स को जो भी फ्यूचर में आने वाले हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, उन पे सम सॉर्ट ऑफ AI कैपेबिलिटी एंड ऑटोनोमस कैपेबिलिटी इंक्लूड की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात जो इसकी खासियत रहेगी, इसके इंजन के लिए हमें अमेरिका से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आपका ड्राई कावेरी इंजन जो है वो यूज़ किया जाएगा। 49 टू 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है, और कहने को ये इंजन अपने ड्राई वेरिएंट में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं रेडी है। एंड इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमने रिसेंटली, शायद पिछले महीने की बात है, वो हमने हमारे रक्षा मंत्री को इसका डेमोन्स्ट्रेशन विद आफ्टर बर्नर दिया था। तो इन वे हम कह सकते हैं दिस प्लेटफॉर्म इज ड्राई वेरिएंट ऑफ कावेरी इंजन इज रेडी फॉर दी घातक प्रोग्राम। तो इसके चलते हमें एक जो प्योर आत्मनिर्भरता है वो मिलेगी, और हमको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म हमारा रहेगा जिसके लिए हमें ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि भाई ये इंजन कब आएगा और ये एयरक्राफ्ट उड़ेगा। तो अब हम इसके थोड़े वेपन पैकेजेस की बात करते हैं। इसके डेटा के अनुसार इसका मैक्सिमम पेलोड जो है वो 1.5 टन्स का है, और सारे के सारे आपके हार्ड पॉइंट्स वो है इंटरनल वेपन्स बे में है, यानी कि सारे हथियार जो है वो आपके हिडन रहेंगे इसकी बॉडी के अंदर। कुछ भी आपको बाहर पाइलॉन पे लगाया हुआ नहीं दिखेगा। दिस इज टू मेंटेन इसका स्टेल्थ प्रोफाइल। तो मोस्ट प्रोबेबल जो आपके मिसाइल पैक्स जो होंगे वो मोस्टली ग्राउंड अटैक एयर टू सरफेस म्यूनिशंस ही दिखेंगे, जैसे कि हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पर एटलीस्ट मैं ये फिलहाल एक गेस वर्क कर रहा हूँ। बट आई गेस सम सॉर्ट ऑफ ब्रह्मोस NG का वेरिएंट देखने को मिल सकता है। रुद्रम सीरीज विल बी दी, जो तो पक्का है वो जो हमको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट रुद्रम 1 एंड रुद्रम 2, बिकॉज रुद्रम 3 नहीं हो सकता है क्योंकि उसका जो अपना अकेले का वेट है 1.6 टन्स का है, सो वो फिट नहीं आएगा। फिर आपके तारा सीरीज के बॉम्ब्स है, गाइडेड बॉम्ब्स हैं एंड सॉज हैं। सो दिस विल बी दी मोस्ट प्रोबेबल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स या फिर स्ट्राइक म्यूनिशंस जो इस पे यूज़ होने वाले हैं। सो अगेन ये एक बेयर मिनिमम एस्टिमेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस पे इंक्लूड की जा सकती है। सो अगर हम इसको देखें, समझे कि एज अ किस किस प्रोफाइल में इसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसको फॉर सीड मिशंस यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए इसमें रुद्रम और 100 का पैकेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के लिए हम ब्रह्मोस NG को यूज़ कर सकते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि फिलहाल ब्रह्मोस NG को कैसे इसमें एकोमोडेट किया जाएगा। और उसके बाद एयरफील्ड डिनायल स्वॉर्म के लिए एक और आपका पैकेज हो सकता है जिसमें 3 तारा 500 या फिर 1200 के रूप में हम एक पैकेज यूज़ कर सकते हैं, एक साथ नहीं, दैट इज़ 3 तारा 500 बॉम्ब्स या फिर 1200 मिसाइल्स। तो ये आपको मास सैचुरेशन अटैक या फिर रनवेज को टारगेट करने में, एन मास टारगेट करने में हेल्प करेगा।
उसके बाद जो ब्रह्मोस एनजीओ होगा, अगेन वो आपको हमने देखा है ऑप सिंदूर में कैसे पूरे के पूरे एयरपोर्ट्स को, एयर बेसिस को इसने फूका है, तो दैट इज़ अनदर थिंग। और आपके रुद्रम सीरीज़ के जो मिसाइल होंगे दैट विल बी फॉर डे वन मिशंस, यानी कि आपको सामने जो पार्टी है उसके रेडार्स उड़ाने हैं, तो सो दैट आपके जो रफाल्स है, आपके जो मे बी जो भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, LCAs हैं, वो जाके अंदर जाके मिशंस को एड्रेस कर सकें। सो अगर हम ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से मेजर प्लेटफॉर्म है जिनका घातक के साथ कंपैरिजन हो सकता है और घातक उनके अगेंस्ट में कैसे फेयर करता है। सो घातक जो है वो 13,000 किलो का एमटो है, और जो चाइनीज़ GJ11 है उसका भी 10 से 13,000 के रेंज में एमटो है। सो ऑलमोस्ट सेम एमटो है, यानी कि टोटल वेट इंक्लूडिंग अपना वेट प्लस जो भी मिसाइल वो कैरी कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक और दूसरा चाइनीज़ ड्रोन है उसका नाम है CH7, उसका भी लगभग इतना ही एमटो है। सो रेंज वाइज, पेलोड वाइज और कॉम्बैट रेडियस वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मे बी जो CH7 है जिसमें कि 2 इंजन है उसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका 2 इंजन है तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और GJ11 जो है वो सेम घातक की तरह सिंगल इंजन है। उसके अलावा कई लोग न्यूरॉन की बात कर रहे थे। देखिए न्यूरॉन जो है, जो फ्रेंच डेसॉल द्वारा बनाया गया है, वो बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट आधा है DRDO घातक के कंपैरिजन में। उसका M2 7,000 किलो के आसपास आता है और उसका एंड्योरेंस भी काफ़ी कम होगा, और वो आपके एक डेडिकेटेड लॉयल विंगमैन की तरह ही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड आपका DRDO जो घातक है वो एक ऑलमोस्ट अनमैन्ड फाइटर जेट की तरह होगा। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, जिसकी कि मीडिया में कोई बात नहीं होती है, और ये जब से इसकी बात हम जानते हैं तो ये बहुत शुरू से ही बहुत सीक्रेटिव प्रोजेक्ट रहा है। एक और जो आपका कंपैरिजन हो सकता है वो सुखोई S70 ड्रोन के साथ हो सकता है, बट अगेन ये एक हैवी क्लास का ड्रोन है। ऑलमोस्ट इसका जो थ्रस्ट है वो 150 किलो न्यूटन के आसपास जाता है, कंपेयर टू DRDO घातक एंड चाइनीज़ GJ11 जिसका कि 50 से 50 न्यूटन तक ही रहता है थ्रस्ट, एंड दसॉल्ट न्यूरॉन इज मच स्मॉलर देन दिस। तो की टेक अवे इसमें ये है कि घातक का जो ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन है वो कंटेम्प्रेरी पीयर्स के साथ एकदम प्रॉपर है। कोई भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम कोई इन्फीरियर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इसके पीछे बहुत टाइम से मेहनत हो रही है, चाहे वो एयरफोर्स की तरफ से हो, चाहे वो इंडस्ट्री की तरफ से हो, चाहे वो DRDO की तरफ से। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइसली थॉट डिजाइंड प्रोग्राम, जिसको बहुत दिमाग से मेरे ख्याल से अप्रोच किया जा रहा है। सो इससे हमें क्या 3 फायदे मिलेंगे। हमें एक अच्छा डेटरेंस मिलेगा, हमारी फाइटर स्क्वाड्रन नीचे जा रही है, और ऐसे समय में अगर हमको फिलहाल 2-3 स्क्वाड्रन ही सही एक अनमैन्ड प्रॉपर स्टेल्थ ग्राउंड अटैक सिस्टम मिल जाता है तो कहीं ना कहीं एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा, बिकॉज इन अ वे ये ऑलमोस्ट एक LCA तेजस के पेलोड के बराबर, पेलोड नहीं M2 के बराबर, सॉरी नॉट पेलोड, M2 दैट इज़ योर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, उसके बराबर का है, और साइज में भी उतना ही बड़ा है। सो इट गिव्स यू एन इनहेरेंट एडवांटेज। फिर एलीट क्लब, बहुत कम ऐसे देश है जिनके पास ऐसे डेडिकेटेड स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्केलिंग, हम ऑलरेडी 60 का कमिट कर चुके हैं, रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 150 to 200 का है। तो इन अ वे जो भी DCPP रहेगा, यानी कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टनर रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, दैट कंपनी विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, और उससे हमारे ओवरऑल एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। तो इससे हमको क्या, एक और या फिर ओवरऑल समराइज अगर हम करें तो दी इंडियन एयरफोर्स जो है वो फॉर्मली कमिट कर रही है स्टेल्थ अनमैन्ड स्ट्राइक फोर्स की तरफ, एंड जो घातक है वो परफेक्टली एक कैपेबिलिटी गैप को फोकस कर रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं एक फॉलिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी है, और एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइकर प्लेटफॉर्म की भी हमारे पास कमी थी, तो उसको भी एड्रेस कर रहा है। प्रोटोटाइप जो है, आई डोंट थिंक प्रोटोटाइप जब फर्स्ट रोल आउट होगा उसका कोई न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन दिस प्रोग्राम हैज़ बीन वेरी सीक्रेटिव, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2030 तक इसका प्रोटोटाइप रोल आउट होगा, एंड बाय 2035 इट विल बी मोर और लेस इन मास प्रोडक्शन। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।